कहानी की शुरुआत में हमें रूस की एक जेल के अंदर का दृश्य दिखाया जाता है, जहां कैदियों के बीच अंडरग्राउंड फाइट का आयोजन किया जाता है। 4 गार्डों की निगरानी में वहां एक ताकतवर कैदी को लाया जाता है जिसका नाम क्रशर था। क्रशर को देखकर ही समझ आ जाता था कि वह कोई साधारण फाइटर नहीं था। उसके हाथ पैर मजबूत जंजीरों से बंधे हुए थे। वह इतना ताकतवर था कि 4 गार्ड मिलकर उसे जंजीरों में बांध कर लेकर आए थे। रिंग में प्रवेश करते ही चारों तरफ मौजूद कैदी उसका नाम लेकर चिल्लाने लगते हैं। क्रशर के सामने एक नए फाइटर को उतारा जाता है। क्रशर की जंजीरें खोलने के बाद दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। कुछ ही पलों बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। विरोधी पूरी ताकत लगाकर क्रशर को कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रशर पर उसका कोई भी वार असर नहीं करता, बल्कि मौका मिलते ही क्रशर पलटवार करता है और थोड़े ही समय में मैच खत्म कर देता है। इसके बाद हमें कहानी के मुख्य किरदार यूरी बोयका को दिखाया जाता है। वह जेल से फरार हुआ एक कैदी था, लेकिन वह एक असाधारण फाइटर था। उसका सपना था कि एक दिन वह दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर बने। रूस की जेल से भागकर वह यूक्रेन चला गया था। वहाँ गुप्त लड़ाई के रिंग में एक के बाद एक विरोधियों को हराकर वह अपनी पहचान बना रहा था। वह मैच जीतने के बाद बोयका सीधे एक चर्च में जाता है। वहाँ वह कुछ बाइबल दान करता है। फादर उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यह चर्च तुम्हारी मदद की वजह से भी खड़ा है, लेकिन अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो तुम्हें इन लड़ाइयों से बाहर निकलना होगा। ताकत दिखाना और सही रास्ते पर चलना एक ही बात नहीं है। बोयका कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर खामोशी से खड़े रहने के बाद वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब बोयका प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी उसका मैनेजर किरिल उसके पास आता है और कहता है, मुझे यूरोपियन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के बारे में पता चला है। आज वहाँ के कुछ लोग तुम्हारी फाइट देखने आएंगे, इसलिए अगर तुम उन्हें खुश कर पाए तो तुम्हें उस टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिल सकता है। कुछ देर बाद बोयका का नया मैच शुरू होता है। इस बार उसका प्रतिद्वंद्वी विक्टर नाम का एक फाइटर था। विक्टर शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में लड़ रहा था, लेकिन बोयका जितना दबाव में आता वह उतना ही ताकतवर होता जाता। एक समय वह विक्टर पर ऐसा वार करता है कि विक्टर जमीन पर गिर जाता है। फिर भी विक्टर रुकने को तैयार नहीं होता। वह दोबारा उठकर लड़ाई जारी रखने की कोशिश करता है। बोयका उसे चेतावनी देते हुए कहता है, अब और नहीं, यहीं रुक जाओ। लेकिन विक्टर भावनाओं में आकर फिर से हमला कर देता है। खुद को बचाने की कोशिश में बोयका ऐसा वार कर बैठता है जिसके बाद विक्टर दोबारा उठ नहीं पाता। बोयका मैच जीत जाता है और चारों तरफ दर्शकों के बीच जश्न शुरू हो जाता है। टूर्नामेंट के प्रतिनिधि भी उसके पास आते हैं और बताते हैं कि सिर्फ 2 हफ्ते बाद मुख्य प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। वहाँ सफल होने पर उसका करियर पूरी तरह नई दिशा में जा सकता है। मैच से मिले पैसे लेकर वह घर की ओर चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे ऐसी खबर मिलती है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। बोयका को पता चलता है कि विक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया है। इसके बाद उसके मन को बिल्कुल भी शांति नहीं मिलती। पूरी रात उसकी आंखों में नींद नहीं आती। बार बार उसके कानों में फादर की वही बातें गूंजती रहती हैं, अगर जिंदगी बदलनी है तो सही रास्ता चुनना होगा। अगले दिन बोयका किरिल के पास जाकर विक्टर के बारे में पूछता है। किरिल बताता है उसके सिर पर गंभीर चोट लगी थी। डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे उसे बचा नहीं सके। लेकिन खुद को दोष मत दो। रिंग में उतरने वाले लोग जोखिम के बारे में जानते हैं, लेकिन किरिल की इन बातों से भी बोयका का अपराध बोध कम नहीं होता। वह पूछता है विक्टर का परिवार था। तब किरिल उसके सामान का एक बैग बोयका के हाथ में दे देता है। बैग खोलते ही बोयका की नजर एक चिट्ठी पर पड़ती है। चिट्ठी के साथ विक्टर और उसकी पत्नी अल्मा की तस्वीर भी होती है। तब बोयका को महसूस होता है कि उसने सिर्फ एक प्रतिद्वंद्वी को नहीं हराया, बल्कि एक परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी है। आखिरकार बोयका एक फैसला करता है। वह टूर्नामेंट, पैसे और अपने करियर से पहले विक्टर के परिवार का साथ देना चाहता है। विक्टर की पत्नी अल्मा से मिलने के लिए वह रूस वापस जाने का फैसला करता है। इसलिए बोयका किरिल से कहता है कि वह उसके लिए एक जाली पासपोर्ट बना दे। पहले तो किरिल इसके लिए राजी नहीं होता, लेकिन बोयका के बार बार कहने पर वह आखिरकार मान जाता है। इधर रूस में विक्टर के फेयरवेल की तैयारी चल रही थी। विक्टर के करीबी लोगों से लेकर इलाके के प्रभावशाली लोगों तक कई लोग वहाँ मौजूद थे। उन्हीं में शहर का ताकतवर अपराधी जोरब भी था। बाहर से शांत दिखाई देने के बावजूद उसकी नजर बार बार अल्मा पर जा रही थी। मौका देखकर जोरब अल्मा के पास गया। उसने धीमी आवाज में कहा, विक्टर के साथ मिलकर तुमने मुझसे जो पैसे लिए थे उन्हें वापस करने की हालत में तुम नहीं हो, लेकिन एक रास्ता है। अगर तुम मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अल्मा तुरंत समझ गई कि जोरब का असली इरादा क्या है। अपने पति के आखिरी विदाई के समय ऐसी बात सुनकर वह गुस्से में आ गई। आज मेरे पति का फेयरवेल है और इस समय आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं? आपको जरा भी शर्म नहीं आती? जोरब ने चेहरे पर मासूमियत लाते हुए कहा, गलत मत समझो, मैं सिर्फ तुम्हें मुसीबत से बाहर निकालना चाहता हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया, लेकिन उसके चेहरे और आंखों से साफ पता चल रहा था कि बात यहीं खत्म नहीं हुई है। दूसरी तरफ किरिल ने बोयका के हाथ में एक नया पहचान पत्र दिया। वह असल में एक नकली पासपोर्ट था। किरिल ने
उसे चेतावनी देते हुए कहा, सरकारी बस में मत बैठना, एक मिनी बस में बैठना। गाड़ी सीमा के एक सैन्य चेक पोस्ट से होकर जाएगी। वहाँ संपर्क की कोई खास सुविधा नहीं है, इसलिए अपनी पहचान को लेकर कोई गलती मत करना। कागजात दिखाकर चुपचाप वहाँ से निकल जाना। योजना के मुताबिक बोयका मिनी बस में बैठ गया। कुछ देर बाद गाड़ी एक सैन्य चेक पोस्ट पर रुक गई। एक सैनिक यात्रियों के कागजात जांचने लगा। जब बोयका की बारी आई तो उसने बिना किसी घबराहट के नकली कागजात उसके सामने कर दिए। कुछ सेकंड जांच करने के बाद सैनिक ने कागजात वापस कर दिए और उसे जाने दिया। आखिरकार बोयका रूस में दाखिल हो गया। होटल में अपना बैग रखने के बाद वह चिट्ठी में दिए गए पते के मुताबिक एक कम्युनिटी सेंटर पहुंचा। जगह देखकर वह थोड़ा हैरान हुआ। वहां बहुत सारे अनाथ बच्चे रहते थे और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी अल्मा के पास थी। लेकिन बोयका अल्मा से बात कर पाता उससे पहले ही हालात बदल गए। जोरब के कुछ लोग अल्मा को एक गाड़ी में बैठाकर वहां से ले गए। जाते समय अल्मा बार बार बोयका की तरफ देखती रही। बोयका ने देर नहीं की। कम्युनिटी सेंटर के एक गार्ड से जोरब के गुप्त फाइटिंग क्लब का पता जानकर वह वहां पहुंच गया। क्लब के अंदर जाकर बोयका ने देखा कि अल्मा वहां एक कर्मचारी की तरह काम कर रही थी। वह सभी को ड्रिंक सर्व कर रही थी। बोयका को देखते ही अल्मा अचानक रुक गई। उसने पूछा, आप कौन हैं? आप बार बार मेरे सामने क्यों आ रहे हैं? बोयका ने शांत होकर कहा, मैं विक्टर को जानता था, मुझे तुमसे उसके बारे में कुछ बात करनी है। लेकिन वे ज्यादा देर तक बात नहीं कर पाए। जोरब का भरोसेमंद आदमी साल्वा वहां आया और अल्मा को वहां से ले गया। इसके बाद बोयका को बाहर ले जाया गया। कुछ ही देर में चारों तरफ से जोरब के आदमी बोयका को घेर कर खड़े हो गए। एक कमरे के अंदर बैठा जोरब सीसीटीवी मॉनिटर के जरिए पूरी स्थिति देख रहा था। बोयका को देखकर उसने अपने आदमियों से कहा, इसे आजमा कर देखो। मैं जानना चाहता हूँ कि यह आदमी असल में कितना ताकतवर है। एक साथ कई लोग बोयका पर टूट पड़े, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उन्होंने किसे घेर रखा है। बोयका ने तेजी से एक के बाद एक हमले से खुद को बचाया और सभी को जमीन पर गिरा दिया। हालात देखकर साल्वा आखिरकार हथियार निकाल लिया, लेकिन बोयका ने पल भर में उसके हाथ से हथियार छीनकर उसे भी जमीन पर गिरा दिया। तभी जोरब सामने आकर खड़ा हो गया। उसने बोयका की तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी। तुम्हारी लड़ाई देखी, काफी अच्छा लड़ते हो। ये मेरा क्लब है, अगर चाहो तो यहाँ मेरे लिए लड़ सकते हो। बोयका ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। बोयका ने कहा, मैं लड़ने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ अल्मा से बात करना चाहता हूँ। जोरब के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। इस जगह पर मेरी इजाजत के बिना कोई भी अल्मा के पास नहीं जा सकता। शहर की बहुत सी चीजें मेरे नियंत्रण में है, अल्मा भी इससे बाहर नहीं है। उसने और सख्त आवाज में कहा, अगर दोबारा उसके पास जाने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बाद बोयका वहाँ से चला गया। बोयका के जाने के बाद जोरब ने साल्वा को आदेश दिया, इस पर नजर रखो, ये क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, मुझे इसकी हर खबर चाहिए। साल्वा ने सिर हिलाकर हामी भर दी। उस रात बोयका नींद में अपने अतीत की भयानक लड़ाइयों की यादें देखने लगा। अचानक घबराकर उसकी नींद खुल गई। अगली सुबह बोयका फिर कम्युनिटी सेंटर लौट आया। गेट के गार्डों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बोयका उन्हें हटाकर अंदर चला गया। इसके बाद वह सीधे अल्मा के पास पहुंचा और विक्टर की लिखी हुई चिट्ठी उसके हाथ में दे दी। चिट्ठी देखते ही अल्मा समझ गई कि बोयका कोई दुश्मन नहीं है, वह विक्टर का परिचित है और सिर्फ यह चिट्ठी देने के लिए यहाँ आया है। अल्मा ने धीरे से कहा, चिट्ठी लाकर देने के लिए धन्यवाद। बोयका कुछ देर चुप रहा, फिर उसने पूछा, क्या जोरब तुम्हें किसी तरह से दबाव में रख रहा है? अल्मा ने लंबी सांस लेते हुए सच बताया, विक्टर और मैंने जोरब से पैसे उधार लिए थे। उन पैसों से हम इन बच्चों की मदद करते थे, लेकिन अब कर्ज चुकाने के लिए मुझे उसके लिए काम करना पड़ रहा है। इसके बाद अल्मा ने अचानक एक सवाल किया, क्या आपने विक्टर की आखिरी लड़ाई देखी थी? ये सवाल सुनकर बोयका कुछ देर चुप रहा। आखिरकार उसने कहा, हाँ, विक्टर की आखिरी लड़ाई मेरे साथ ही हुई थी। उसके बाद ही उसकी मौत हो गई, लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहता था। सब कुछ एक हादसे की तरह हुआ था। बोयका ने अपने पास मौजूद वह पैसे निकाले जो उसे विक्टर के साथ लड़ाई के बाद मिले थे। मैंने जो किया उसका मुआवजा शायद कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये पैसे तुम रख लो। लेकिन पैसे देखते ही अल्मा की आंखों में गुस्सा आ गया। अल्मा ने कहा, तुमने सोचा है कि पैसे देकर तुम विक्टर की जिंदगी वापस ला सकते हो? बोयका ने कोई जवाब नहीं दिया। अल्मा ने पैसे वापस कर दिए। इसके बाद बोयका बिना कुछ कहे धीरे धीरे कम्युनिटी सेंटर से बाहर चला गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिए। आगे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली हैं, इसलिए जुड़े रहिए। इस बीच जोरब अपने फाइटिंग क्लब के लिए एक नया फाइटर ढूंढ रहा था, लेकिन उसे अपनी पसंद का कोई फाइटर नहीं मिल रहा था। तभी वहाँ बोयका पहुंच जाता है। अंदर आते ही वह एक गार्ड को घूंसा मारकर जमीन पर गिरा देता है। फिर सीधे जोरब के सामने जाकर पूछता है कि अल्मा पर उसका कितना पैसा बकाया है। जोरब ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, अल्मा के मामले में तुम्हें अपना सिर खपाने की जरूरत
नहीं है। उसका कर्ज इतना ज्यादा है कि तुम पूरी जिंदगी मेहनत करके भी उसे चुका नहीं सकते। इसलिए अगर अपनी भलाई चाहते हो तो शहर छोड़कर चले जाओ। बोयका बिना किसी डर के कहता है, तो मैं एक सौदा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा और उसके बदले अल्मा का पूरा कर्ज माफ करके उसे आजाद करना होगा। जोरब इस प्रस्ताव के लिए राजी हो जाता है। वह बताता है कि बोयका को लगातार 3 मैच जीतने होंगे और आखिर में अगर वह उसके सबसे बेहतरीन फाइटर को भी हरा देता है तो अल्मा को कर्ज से मुक्त कर दिया जाएगा। बोयका राजी हो जाता है, लेकिन उसकी भी एक शर्त होती है। हर मैच के बाद उसे कम से कम 1 दिन आराम और अभ्यास के लिए सुरक्षित जगह देनी होगी। अचानक जोरब बोयका को उसके असली नाम से बुलाता है। अपना नाम सुनकर बोयका थोड़ा चौंक जाता है। वह समझ जाता है कि जोरब उसके अतीत के बारे में बहुत कुछ जानता है। जोरब तब कहता है, ये मेरा इलाका है, यहाँ मेरी नजरों से बचकर कोई नहीं रह सकता। पुलिस की चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ वे तुम तक नहीं पहुँच सकते। बोयका के वहाँ से जाने के बाद साल्बा जोरब से पूछता है कि वह बोयका जैसे एक मामूली आदमी के पीछे अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा है। जोरब हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, तुम यूरी बोयका को नहीं जानते, यही हैरानी की बात है, लेकिन बहुत जल्द तुम उसे जान जाओगे। कुछ देर बाद अल्मा बोयका से मिलने आती है, लेकिन उसके व्यवहार में जरा भी कृतज्ञता नहीं थी। वह साफ कहती है, तुम फाइट करके मुझे खरीद लोगे, ऐसा मत सोचना। मुझे तुम्हारे पैसे या मदद में से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। बोयका शांत होकर जवाब देता है, मैं तुम्हारे बदले में कुछ पाने के लिए यह नहीं कर रहा हूँ। विक्टर की मौत के पीछे मेरी गलती थी, उस गलती की एक कीमत मुझे चुकानी होगी, इसलिए तुम्हारी मदद करने के साथ साथ मैं अपने अपराध बोध से भी मुक्त होना चाहता हूँ। इसके बाद अल्मा बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। बोयका भी समय बर्बाद किए बिना पास के एक जिम में अभ्यास करने चला जाता है। वहाँ बोयका एक पंचिंग बैग पर अभ्यास करने लगता है। तभी एक आदमी आकर बोयका से झगड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन बोयका उससे कुछ कहे बिना वहाँ से जाने लगता है। तभी वह आदमी दोबारा बोयका पर हाथ उठाता है और बोयका उसे रात में जोरब के क्लब में बोयका का पहला मैच शुरू होता है। उसका प्रतिद्वंद्वी बरिश था। शुरुआत से ही साफ दिखाई दे रहा था कि बरिश के लिए बोयका की रफ्तार और कौशल का मुकाबला करना मुश्किल था। आखिरकार बोयका उसे हरा देता है और मैच जीत जाता है। लड़ाई के बाद अल्मा बोयका के हाथ में पानी का गिलास देती है। पानी पीते हुए बोयका पूछता है, क्या यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं अभ्यास कर सकूँ? अल्मा बताती है कि पास ही एक जिम है। बोयका कहता है, वहाँ गया था, वहाँ अभ्यास नहीं किया जा सकता। अल्मा कुछ देर सोचकर कहती है, तो कल कम्युनिटी सेंटर आना, वहाँ एक जगह है। अगले दिन जब बोयका कम्युनिटी सेंटर पहुंचता है तो अल्मा उसे विक्टर के पुराने अभ्यास वाले कमरे में ले जाती है। इसके बाद वह अपने काम के लिए चली जाती है। बोयका अकेले ही ट्रेनिंग शुरू कर देता है। कुछ देर बाद कुछ अनाथ बच्चे उत्सुकता से दरवाजे के पास खड़े होकर उसे देखने लगते हैं। अल्मा उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन बोयका उसे रोक देता है। बोयका मुस्कुराकर कहता है, उन्हें रहने दो, शायद वे मुझसे भी कुछ सीख सकें। अगली रात उसका दूसरा मैच होता है। इस बार उसके सामने एक साथ अजीरो और उसका भाई खड़े होते हैं। 2 लोगों के खिलाफ एक साथ लड़ना आसान नहीं था। शुरुआत में बोयका काफी दबाव में आ जाता है, लेकिन कुछ ही देर में वह अपने प्रतिद्वंद्वियों की चाल समझने लगता है। धीरे धीरे मैच का नियंत्रण उसके हाथ में आ जाता है। एक समय बोयका अजीरो पर हमला करके उसे पीछे धकेल देता है। तभी अजीरो का भाई मौका पाकर पीछे से उसे जोरदार लात मारता है। चोट लगने के कारण बोयका की पीठ में तेज दर्द होने लगता है, लेकिन उस वक्त बोयका की नजर अल्मा पर होती है। वह दर्द की परवाह किए बिना फिर से खड़ा हो जाता है। इसके बाद वह अपनी बची हुई पूरी ताकत लगाकर एक के बाद एक हमला करता है। थोड़े ही समय में अजीरो और उसका भाई दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और इस बार भी बोयका जीत जाता है। दूर से पूरी लड़ाई देख रहा जोरब भी हैरान रह जाता है। उसने सोचा भी नहीं था कि बोयका उसके 2 फाइटरों को एक साथ संभाल पाएगा, लेकिन जोरब के दिमाग में अब इससे भी बड़ी योजना चल रही थी। जोरब गुप्त रूप से रूस के एक जेल अधिकारी से संपर्क करता है और उसे मोटी रकम देकर कहता है कि क्रशर को जेल से बाहर निकालकर बोयका से लड़वाया जाए। अधिकारी तुरंत राजी नहीं होता। वह चेतावनी देते हुए कहता है, क्रशर कोई आम कैदी नहीं है, वह बेहद खतरनाक है, उसे जेल से बाहर लाने की अनुमति नहीं है। तब जोरब कहता है कि अगर अधिकारी क्रशर को उसके पास पहुंचा सकता है तो बदले में वह उसे ऐसा फरार कैदी पकड़वा देगा जिसे पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही है, यूरी बोयका। बोयका का नाम सुनते ही अधिकारी राजी हो जाता है और इसी तरह एक ऐसी लड़ाई की तैयारी शुरू हो जाती है जिसमें अब बोयका के सामने खड़ा होने वाला था एक बेहद खतरनाक प्रतिद्वंद्वी। क्रशर बोयका का मैनेजर भी बार बार बोयका को फोन करके पूछता रहता है कि वह टूर्नामेंट के लिए कब वापस आएगा। इधर फाइट के बाद बोयका के शरीर में काफी दर्द होने के बावजूद वह कम्युनिटी सेंटर जाकर ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। तभी अल्मा बोयका के लिए मरहम बनाकर लेकर आती है। बोयका खुद अपनी पीठ पर मरहम नहीं लगा पा रहा था, इसलिए अल्मा उसकी पीठ पर मरहम लगा देती है। अल्मा कहती है, तुम्हें मेरे लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम इस शहर को छोड़कर चले जाओ। बोयका कहता है, तुम भी तो इस शहर को छोड़कर जा सकती हो, ऐसी जगह चली जाओ जहाँ जोरब तुम्हें ढूंढ न पाए। तब अल्मा थोड़ी गुस्से में कहती है, अगर मैं चली गई तो इस कम्युनिटी सेंटर के बच्चों का क्या होगा? ये सभी गलत रास्ते पर चले जाएंगे। इसके बाद जोरब अल्मा के पास आता है और विक्टर की मौत के बारे में बोयका के खिलाफ उसे गलत बातें बताने लगता है। एक समय पर जोरब अल्मा के साथ
जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। इसके बाद वह अल्मा को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अल्मा बोयका के कमरे में आती है और उससे पूछती है कि उस दिन विक्टर के साथ आखिर हुआ क्या था। बोयका बताता है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से बुरे काम किए हैं और इसी वजह से मैं जेल में था। मेरा सपना चैंपियन बनने का था, लेकिन मैंने कभी विक्टर को मारने के बारे में नहीं सोचा था। विक्टर की मौत का अफसोस मुझे पूरी जिंदगी रहेगा, इसलिए मैं किसी न किसी तरह उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। इसके बाद अल्मा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। बोयका का मैनेजर किरिल उसे फोन करके कहता है कि उसे किसी भी हालत में आज यूक्रेन वापस लौटना होगा और उसी रात बोयका का आखिरी मैच था। रुकिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। आगे ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं, इसलिए जुड़े रहिए। आखिरी मैच में बोयका का मुकाबला जोरब के खास फाइटर इगोर से होता है। फाइट के दौरान इगोर बार बार बोयका की पीठ पर हमला करता रहता है। बोयका उन हमलों को सहते हुए भी इगोर से लड़ता रहता है। आखिरकार बोयका जीत जाता है। वहाँ मौजूद सभी लोग बोयका का नाम लेकर चिल्लाने लगते हैं और खुशी से जश्न मनाने लगते हैं। इसके बाद बोयका भी खुशी खुशी अपने गंतव्य की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी जोरब उसे रोक देता है और कहता है, तुमने सच में बहुत अच्छा मुकाबला किया, लेकिन अब तुम्हें मेरे असली चैंपियन को हराना होगा। बोयका गुस्से में कहता है, मैंने समझौते के मुताबिक तुम्हारे चैंपियन को हरा दिया है, अब और क्या चाहते हो? तब जोरब कहता है, तुम मेरे असली चैंपियन को नहीं हराओगे तब तक मैं अल्मा को आजाद नहीं करूंगा। और कोई रास्ता न होने की वजह से बोयका इसके लिए राजी हो जाता है। तभी बोयका के पास फिर से किरिल का फोन आता है। वह कहता है, अगर तुम 10 बजे तक बस में नहीं चढ़े तो तुम टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाओगे। बोयका कहता है, चिंता मत करो, मैं पहुंच जाऊंगा। तभी जेलर क्रशर को लेकर क्लब में पहुंचता है। इसके बाद बोयका और क्रशर के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। बोयका बार बार क्रशर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रशर बहुत ज्यादा ताकतवर था। इसी वजह से बोयका का कोई भी हमला क्रशर पर असर नहीं कर पा रहा था। एक समय क्रशर बोयका के चेहरे पर ऐसा मुक्का मारता है कि बोयका जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद क्रशर उसे उठाकर पटक देता है। बोयका की ऐसी हालत देखकर जोरब बहुत खुश हो रहा था। क्रशर लगातार बोयका पर हमला करता रहता है, लेकिन बोयका हार नहीं मानता। वह फिर से खड़ा हो जाता है और अपनी पूरी ताकत के साथ क्रशर पर हमला करने लगता है। बोयका के लगातार और तेज हमलों से धीरे धीरे क्रशर कमजोर होने लगता है। इसके बाद मौका देखकर बोयका क्रशर के हाथ और पैर तोड़ देता है और एक लात मारकर उसे रिंग के बाहर फेंक देता है। वहीं क्रशर बेहोश हो जाता है और बोयका चैंपियन बन जाता है। हारने के बाद जोरब सल्बा को इशारा करता है कि वह बोयका पर हमला करे और जोरब खुद अल्मा को वहां से ले जाने लगता है। बोयका उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी गार्ड बेसबॉल बैट से उसे बुरी तरह मारने लगते हैं। ये देखकर अल्मा चीखने लगती है। ये सब देखकर बोयका गार्ड से वह बैट छीन लेता है और उन्हीं को मारना शुरू कर देता है। स्थिति काबू से बाहर होती देखकर सल्बा बोयका पर गोली चला देता है, जिससे बोयका के हाथ और पैर में गोली लग जाती है। तब बोयका भी एक बंदूक उठाकर सल्बा को गोली मार देता है। जोरब जबरदस्ती अल्मा को वहां से ले जा रहा होता है, तभी बोयका बंदूक लेकर वहां पहुंच जाता है। तब जोरब अल्मा को मारने की धमकी देकर बोयका से बंदूक नीचे फेंकने के लिए कहता है। वह कहता है, तुम सिर्फ एक मामूली फाइटर हो, तुम अल्मा को कभी खुश नहीं रख पाओगे, इसलिए यहाँ से चले जाओ। उसी वक्त अल्मा जोरब के हाथ पर काट लेती है और इसी मौके का फायदा उठाकर बोयका जोरब पर हमला कर देता है। जोरब बोयका के पेट में गोली मार देता है। इसके बाद बोयका जोरब को जमीन पर गिरा देता है और उसका गला दबाकर उसे मार देता है। बोयका भी वहीं जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद बोयका अल्मा की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? लेकिन अल्मा कोई जवाब नहीं देती। तभी वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और बोयका को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद कहानी 6 महीने आगे बढ़ती है। जेल में अल्मा बोयका से मिलने आती है। उसे देखकर बोयका हैरान हो जाता है। बोयका कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ आओगी, बच्चे कैसे हैं? तब अल्मा मुस्कुराते हुए बोयका को कुछ पेंटिंग दिखाती है जो बच्चों ने उसके लिए बनाई थी। फिर वह कहती है, मैं पहले ही आना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं कर पाई, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें धन्यवाद देने आई हूँ, तुमने मुझे मेरी आजादी और सम्मान दोनों वापस दिए हैं, इसलिए मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया। तभी एक गार्ड आता है और बोयका को फिर से वहाँ से ले जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जेल में बोयका फिर से फाइट में हिस्सा ले रहा है। इस बार वह सिर्फ खुद को एक चैंपियन के रूप में साबित करना चाहता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।